गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 2 सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का जो हम लोग सिलेबस जारी कर चुके हैं। अब सिलेबस किसका जारी किए हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इतिहास मतलब हिस्ट्री का सिलेबस जारी किए हैं। उसमें आपको पूरा डिटेल में हम लोग बता दिए थे। क्या बताए थे कि मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या है कि मेजर पेपर 2 का जो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में है जो आपका पहला पार्ट जो पढ़ने का है वो है शुंग राज व्यवस्था। ठीक है, अब शुंग राज व्यवस्था को पढ़ने से पहले मतलब ये जो शुंग राज व्यवस्था है ये कहाँ से आया, इससे पहले का क्या इतिहास है, थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो शुंग राज व्यवस्था है ये आपका मगध महाजनपद में एक वंश है। समझ में आया? मगध महाजनपद में एक शुंग वंश है। अब ये शुंग मतलब बहुत सारे वंश हुए किसमें, मगध महाजनपद में बहुत सारे वंश हुए। उन सारे वंशों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम लोग किस में आते हैं। हाँ, रिमोट है ना हमारे पास। ठीक है, रिमोट अच्छा यहाँ पे रखे हुए, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्या है कि अभी सबसे पहली बात भारत की वर्तमान स्थिति क्या है इसको देखते हैं। और मगध के समय मतलब मगध राजवंशों के समय भारत की स्थिति क्या थी, ये दोनों को देखेंगे। पहले अभी भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उस समय की स्थिति को थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके बाद समझेंगे। अभी देखा जाए तो जो भारत की वर्तमान स्थिति है, ये जो भारत का भौगोलिक नक्शा जो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, लेकिन इससे पहले यदि देखा जाए तो भारत कुछ इस प्रकार दिखता था। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हम दिखाए हैं। ये पार्ट क्या है? मगध। ठीक है, तो मगध जो है वो आज के डेट में ये आपका बिहार पटना में स्थित है। समझ में आ रहा ना? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक है ना? तो उस समय भी जितने भी महान शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, अभी हैं तो नहीं, शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, उनकी भी राजधानी बिहार पटना में थी। तो सोचिए कि बिहार का जो पटना है वो कितने शक्तिशाली शासकों को जन्म दिया है। बात समझ में आ गया होगा? तो ये हम अभी आपको जो दिखाए हैं सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये क्या बताएं कि ये कैपिटल हुआ करते थे जितने भी मतलब राजवंश। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि राजवंश क्या होता है और उसके अंदर शासक क्या होते हैं, शासकों की शासन व्यवस्था क्या होती है, और यदि किसी वंश के बारे में बात किया जाए तो उनका शासन काल क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इस पे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके पास क्या दिया हुआ है? मगध दिया हुआ है। मगध अभी एक वर्ड हम यूज करेंगे जिसका नाम है अखंड भारत, है ना? अभी फिर से हम पीछे आ जाते हैं तो ये भौगोलिक स्थिति को देख करके आपको क्या समझ में आता है? इसको देख करके यही समझ में आता है कि भारत का कितना टुकड़ा हो चुका है। बहुत सारा ये स्थिति को देखिए। ये स्थिति को देखने के बाद आपको लग रहा है इस स्थिति में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारा पार्ट हट चुका है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आज से ये कितने सालों के पहले का बात कर रहे हैं? 3-4 हजार साल पहले का बात कर रहे हैं। 3-4 हजार साल पहले भारत कुछ इस प्रकार दिखता था और आज कुछ इस प्रकार दिखता है। थोड़ा सा तकलीफ होता है कि यदि ऐसा स्थिति रहता तो हम लोग और मजबूत स्थिति में होते हैं। तो ध्यान रहे कि ये कब का समय है? 3-4 हजार साल पहले। ये क्या है? जो मगध में जितने सारे महाजनपद थे, है ना, उस समय की बात है। तो उस समय देखा जाए तो लगभग ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है वो अखंड भारत हुआ करता था। क्लियर है? अभी देखा जाए तो लगभग ये पार्ट कट चुका है, इधर का पार्ट कट चुका है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ देखा जाए तो ये पार्ट भी कट चुका है। समझ में आ रहा ना? तो इधर लगभग पश्चिम के बहुत सारे देश आ जाते हैं। पश्चिम के देश में सबसे पहला हमारा जो पड़ोसी देश है, बहुत चहेता देश है, भारत के बारे में हमेशा बात करता है।
क्यों? क्योंकि भारत के बारे में बात नहीं करेगा तो उसको भीख कहाँ से मिलेगा, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो जितना वो भारत का नाम लेता है, भारत का नाम ले लेके हर जगह जा करके कटोरा फैलाता है ना, तो उसको कुछ फुटा कौड़ी मिल जाता है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी कोई गलती नहीं, अंग्रेज आकर के डिवाइड रूल किया, अभी उसके बारे में बाद में बात करें। तो यहाँ पे कुछ 8-10 कंट्री हैं, है ना? तो आप अभी का स्थिति और पहले का स्थिति को देख लीजिएगा, मतलब देखा जाए तो लगभग सब तान में आता है। यदि आपको किसी को याद करना है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरीके से। इधर आपके पास म्यांमार है ना, बर्मा जिसको नाम से जाना जाता था। इधर आपके पास नेपाल, भूटान है। इधर आपके पास बांग्लादेश है। तो एक समय ये सब जितना है ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए कि आज यदि ये सब सारा कंट्री भारत में रहता तो भारत कितना ताकतवर होता। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि ये स्थिति और ये स्थिति को आप समझ गए होंगे। क्योंकि हमारा काम है इतिहास पढ़ाना, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, किससे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मगध के शासकों की सूची है, मतलब जितने भी सारे राजवंश हुए हैं, जितने सारे वंशज हुए हैं, उस वंशज में जैसे कहने का मतलब हर्यक वंश है। तो हर्यक वंश में कितने सारे शासक हुए उसके बारे में है। शिशुनाग वंश है, तो इसमें कितने शासक हैं इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन किस चीज़ का रहता है, ईसा पूर्व को लेकर के, है ना। जैसे कहीं पे रहता है आपके पास BCE, कहीं पे आपके पास AD रहता है, कहीं पे आपके पास CE रहता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी तक जो आप लोग को पढ़ा दिया गया आप लोग पढ़ लिए, अपने शिक्षक से आपने कभी पूछा नहीं। यदि पूछते तो आपका डाउट क्लियर होता। कोई बात नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके दुख और दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन पूछने का माध्यम है, नहीं होता आप कमेंट कीजिए, लाइव में हम लोग बताएंगे। लेकिन हम भी इसी लेवल से उठे हुए हैं, क्योंकि हमको भी शिक्षक नहीं बताया, तो हमको लगता है कि जो कमी से हम गुजरे हैं आप उस कमी से ना गुजरे। तो हम आपको कुछ ये महाजनपद को बताने से पहले थोड़ा बहुत हम आपको ईसा पूर्व तो और हाँ, ये सब जो मगध का जो बात हो रहा है ये कब का बात हो रहा है? ये लगभग 3-4 हजार साल पहले का बात हो रहा है। समझ में आ रहा ना, ये लगभग 3,000-4,000 साल पहले का बात हो रहा है। क्योंकि देखा जाए अभी तो 2024 है, तो लगभग 2,500 साल यहीं पे हो गया। अब उधर 1500 साल पीछे का यदि बात करते हैं तो लगभग 3-4 हजार साल पहले का बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग थोड़ा सा ईसा पूर्व को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या है, क्लियर है? चलिए ये हमारे पास है, एक हम नंबर लाइन लिए, एकदम मैथमेटिक्स के स्टाइल में समझेंगे, हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट पढ़े आपके दिमाग में आ जाए। यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। नंबर लाइन जैसा होता है ये 0, हम यहाँ पे 0 ले लिए, ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, ये दोनों चीज। अभी क्या चल रहा है, ईसवी चल रहा है। इससे पहले क्या चलता था, ईसा पूर्व चलता था। तो अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 2024 है 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 के बाद 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, इसी तरीके से 100 हुआ होगा, 200 हुआ होगा, 300। धीरे धीरे हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, 2023, 2024, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ईसवी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईसवी। 0 क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम इधर भी 2400 है, तो क्या हम इधर 2024 ले क्या, नहीं, चलिए 1000 से लेके चलते हैं, 1000, ठीक है। 1000 हम इसको बोल रहे हैं ईसा पूर्व। क्या बोल रहे हैं, ईसा पूर्व, क्लियर है। और इसको हम लोग बोल रहे हैं ईसवी। चलिए ईसवी जैसा समझ में आ रहा है। अब बहुत जगह इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलता है। क्या इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है, देखिए जैसे अभी हम ये PDF आपको दिखा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BCE, कहीं पे आपको CE लिखा हुआ मिलेगा,
कहीं पे आपको सिर्फ BC लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको भी हम रिलेट कर पाते हैं। देखिए बी, अच्छा बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको। BCE क्या क्लियर है? BCE है या फिर BC रहता है। इधर थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, मान लिया जाए AD रहता है या फिर CE रहता है। इसका क्या मतलब है सर? ईसा पूर्व? हाँ, ईसा पूर्व और ईस्वी को ही हम बताएंगे। ईसा पूर्व का मतलब होता है यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो ये बर्थ ईयर बोलते हैं, ठीक है। यीशु मसीह का यहाँ पे, यीशु मसीह जो भी है ना, जीसस क्राइस्ट, जिसको बहुत सारे लोग जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जन्म हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो देखा जाए, एक इतिहासकारों का मानना था, ऐसा नहीं कि 0 साल में ही उनका जन्म हुआ है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके जन्म, ये जो कैटेगराइज किया गया, उनके जब उनका जन्म हुआ तो उनसे जन्म से पहले का बात है और उनके जन्म के बाद का बात है ना। ऐसा ही नहीं कि यीशु मसीह का जन्म है जो 0 ईयर में हुआ। यीशु मसीह के जन्म को ही एक तथ्य माना, इतिहासकारों ने एक तथ्य माना कि आज से अब हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया, तो लोगों ने समझा कि नहीं, हम लोग क्या है, उल्टा चल रहे थे। क्या चल रहे थे? उल्टा। कैसे उल्टा चल रहे? यहाँ पे आपके पास 1000 है, अगला साल अभी के हिसाब से यदि आपके पास 1000 है तो अगला साल आपका क्या होगा? 1001। लेकिन उस समय ईसा पूर्व में यदि 1000 होता था तो उसका अगला साल हो जाता था 999, मतलब घटते क्रम, है ना। हाँ ठीक है, जन्म की ओर, यीशु के जन्म की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर देखा जाए तो घटते क्रम में हम लोग चल रहे हैं। समझ में आ रहा ना? दुनिया आगे बढ़ते जा रहा है या ईस्वी घटते क्रम में आ रहा था। तो इतिहासकारों ने एक चीज, एक तथ्य को लिया कि कहीं से तो हम लोग एक शुरुआत किया जाए, तो उस शुरुआत मिल गया यीशु का जन्म, है ना। चूंकि यीशु उस समय क्या एकदम पूरे संसार को बदलने के लिए निकल चुके थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसके बाद 998 आया होगा, है ना। इसी तरीके से आते आते 0 नहीं, यहाँ पे जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, 0 नहीं, यीशु मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष को 0 वर्ष माना गया। जब यीशु मसीह का जन्म हो जाता है तो उस वर्ष को क्या बोला गया? 0 वर्ष। क्लियर है? अब यहां से जो है वर्ष 0 से 1, मतलब अब अभी आपको पूछा जाएगा कि यीशु मसीह का जन्म कितना साल पहले हुआ था, तो 2024 साल पहले। क्लियर है? इतना साल पहले उनका जन्म हुआ था। क्लियर है? ये हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। हाँ, BCE ये बिफोर कॉमन एरा, या फिर इसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, वही है। इसको जीसस क्राइस्ट बोला जाता है, जीसस क्राइस्ट, तो वही क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर। ये है आपका एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। क्लियर है? तो इसमें ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़े। अब चलिए आते हैं मगध के शासकों की सूची। तो मगध जो ये हम अभी आपको बता रहे थे, ये क्या है? ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, अखंड भारत हुआ करता था, है ना। तो इसमें अनेकों अनेक शासक हुए जो शासन किए, अनेकों अनेक वंश हुए, है ना। तो कुछ कुछ वंशों के बारे में, 3-4 वंशों के बारे में हम लोगों ने आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ा दिया था। फिर भी थोड़ा बहुत हम उससे रिलेट कर देंगे। आप यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ छोड़ करके आए, ठीक है। रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मगध में जो है लगभग 8 से 10 वंश हुए। अब वंश, एक वंश 200 साल का चला, या कोई वंश 300 साल का चला, कोई वंश 100 साल का चला। अब 100 साल में उसमें कितने राजा हुए, कितने 300 साल में कितने राजा हुए, वो वंश के ऊपर डिपेंड करता है। तो मगध के शासकों, देखिए यहाँ पे हमको लिखना था मगध के महाजनपद, है ना। मगध के वंशों की सूची लिखना था। शासक है उससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मगध के शासकों में बहुत सारे हुए, लेकिन जहां से मान्यता प्राप्त है, जहां से हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि वहीं से स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी छोटा छोटा राजा हुआ करते थे, है ना। कोई मगध को अपना राजधानी नहीं बनाया था, इसलिए हम लोगों ने उसको मगध के शासक में, मगध के वंश में नहीं रखा। क्लियर है? अब जो है कि पहला जो था हर्यक वंश, है ना। तो हर्यक वंश की जो शुरुआत है वो किससे हुआ? बिंबिसार से। कब हुआ? 544 BCE। देखिए ये जो हर्यक वंश 544 BCE से 492 तक चला। देखिए घटते क्रम में है ना। हाँ क्या?
अच्छा सॉरी 412, ये बिंबिसार का ये था, कोई बात नहीं। ये हमारे पास यहाँ पे जो है लिखा हुआ है नंबर लाइन में कैसे लिखना है सर ये 544 से 412? 544 नंबर लाइन में यदि हम लोग इसको आते हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो आपको, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम एक ले लेते हैं। मान लिया जाए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये चलना शुरू हुआ था, मान लिया जाए ये 544 जो भी है 544, उसके बाद जो अगला है ना, यहाँ पे हमारे पास मान लिया 412 हम लिख देते हैं। तो ये धीरे 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 हमारे पास इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था हर्यक वंश। हर्यक वंश में इतने सारे राजा हुए, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो देखा जाए तो बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों हर्यक वंश में बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए अपने राजनीतिक कारणों से, है ना, शासन प्रशासन के कारणों से ये काफी फेमस हुए। उसके बाद जो दूसरा वंश आता है, क्या है? ये वंश कैसे बदला? ये वंश बदला जब ये क्या बोलते हैं, इसका डिफॉल्ट, मतलब जैसे जैसे इसका खत्म, मतलब सिंपल सा एक ही चीज समझिए, दूसरा वंश का उदय कब होता है? जब इसका जब शासक हमारे पास कमजोर हो गया, इस वंश का नाम करके कोई दूसरा जब उसमें शासन में आ जाता है तो वो अपना वंश का निर्माण करता है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे इसके जो अंतिम शासक थे, है ना, नागदशक, है ना, इनके डिक्लाइन के बाद, डिक्लाइन दैट मीन्स इनका पतन, हाँ पतन, सही बात बोले। इनके पतन के बाद शिशुनाग राजगद्दी पे बैठ गए, ठीक है। शिशुनाग, और पहले के समय में ऐसा होता था, तो ये तो अपने ही फादर को मारकर सब बना है, समझ में आ रहा ना, लगभग 90%, 10% तो वो अलग बात है। तो हर्यक वंश के बाद देखा जाए जो आपका आया कौन है? शिशुनाग वंश। तो इसको कैसे याद करना, हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक भी है, वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। तो हर्यक वंश हुए, उसके बाद क्या हुआ? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब तक चला? तो 412 से लेकर के 344 BC। अब इसमें से जो लगभग 3 ही राजा फेमस हुए, उसमें से ये शिशुनाग और कालाशोक ये ज्यादा फेमस हुए। बात समझ में आ रहा है? जितने भी अंतिम राजा, इनका पतन के बाद ही कोई अगले वंश का निर्माण हुआ है। इसके बाद हुआ आपका नंद वंश, है ना। नंद वंश के बाद आते हैं आपका मौर्य वंश। देखा जाए तो मौर्य का जो शासन काल था मगध के समय में बहुत ही साधारण था, सॉरी बहुत ही शानदार था, है ना। ये हमारे देश को, हमारे भारत को मौर्यों ने बहुत कुछ दिया है। जैसे सबसे बड़ा सम्राट अशोक दिया है ना। इसमें से बहुत सारे शासक हुए। जब इसका इतिहास को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे काफी समय लगेगा, है ना। तो सबसे पहली बात देखा जाए तो कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए। यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया गया है, क्या लिखा गया? अशोक महान, द ग्रेट, है ना। जैसे मुगल में अकबर 2 थे, समझ ना, अकबर द ग्रेट, अकबर द बोका भी थे, है ना। अकबर द बोका औरंगजेब का बेटा था, अपना बाप को ही मारने के लिए चाल चल चुका था, समझ में आ रहा ना। तो महान किसको बोला जाता है? जो महान कार्य करते हैं उसी को महान बोला जाता है ना। तो ये जो है ना, ये हमारे देश को, मतलब हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश के समृद्धि को बढ़ाने में सम्राट अशोक का बहुत योगदान है ना। इनके समय में बुद्ध लोगों को बहुत अच्छा मिला, ठीक है, बहुत अच्छा मान सम्मान मिला। और बाकी देखा जाए तो इसमें से भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन ये सब जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब जो सम्राट अशोक ने कर दिया उसी को इतना लंबा समय तक ये खींच तान करके ये लोग चला पाए, अन्यथा इसको चला भी नहीं पाते। आगे आपका जो है सुंग वंश, जो आपका यूनिट में है, मतलब एजुकेशन में आपको जो पढ़ना है वो क्या है? मेजर पेपर 2 का पहला यूनिट का जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है, जहां से आपका लगभग 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वो क्या आपका? सुंग वंश। तो देखिए सुंग वंश कब से कब तक चला? तो सुंग वंश जो चला वो 185 से लेकर के 73 तक, समझ में आ रहा ना। ये 20 देखिए धीरे 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 कहाँ पे पहुंच जाएगा? 0 पे पहुंच जाएगा, है ना। यीशु के जन्म वर्ष तक हम लोग पहुंच जाएंगे। इसमें से देखा जाए, ध्यान रहे, ये पहले ब्राह्मण शासक थे इस शासन काल में।
ब्राह्मण शासक तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो पुष्य मित्र थे ये पहले ब्राह्मण शासक हुए थे। और ध्यान ये रहे, ये जो पुष्य मित्र हैं ये बृहद्रथ का हत्या करने के बाद राजगद्दी पे आए हैं। समझ में आ रहा ना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। क्या इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो पुष्य मित्र जो सुंग वंश का जो स्थापना किए, ये इसके शासन काल में एक सैनिक थे। समझ में आ रहा। मौर्य शासन काल के जो सबसे अंतिम शासक हुए, शासक तो और होते लेकिन ये तो मार करके बन गया पुष्य मित्र और वो अपना वंश का स्थापना कर दिया, अन्यथा मौर्य वंश और आगे बढ़ता। क्लियर है। तो इनके मृत्यु के बाद और भरे दरबार में गला रेत करके हत्या कर दिया गया था। किसका? पुष्य मित्र ने हत्या किया था। किसका? बृहद्रथ का। ठीक है। उसके बाद और ध्यान रहे कि ये अपने शासन काल में इनकी उपलब्धियां बहुत है, लेकिन बहुत सारे अवहेलना वाला भी काम किए हैं, है ना। बहुत सारे स्तूप, जैसे जो सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म को जितना सम्मान दिए, उनका बहुत सारा स्तूपा जो बना हुआ होता था, बहुत सारा ये तोड़वा दिए थे। लेकिन बाद में जब इनको एहसास हुआ तो कुछ कुछ मेमोरेबल स्मारक टाइप का ये बनवाए भी थे, लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया था। अब मेन तो हम लोग को यहीं से पढ़ना है सुंग वंश का स्थापना। इसके बाद आपका जो पॉइंट में है कर्ण वंश भी है, और आपके पॉइंट में देखा जाए तो सतवाहन भी है, गुप्त वंश भी है। समझ में आ रहा ना। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीई चलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मतलब जन्म के बाद का। हाँ देखिए यहाँ से आपको क्या दिखा, 28 BCE। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे 28 BCE से CE चलने लगा। अब देखिए अब आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में चलने लगा। समझ में आ रहा ना। ध्यान यही दिया जाए तो मेजर पार्ट है कि हम लोग यीशु मसीह के जन्म के वर्ष से भी हम लोग हिस्ट्री को समझ पा रहे हैं। और बहुत मजा आएगा कि हिस्ट्री जो हम लोग देखा हुआ है यीशु के जन्म के बाद का, जब हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये सब तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिला नहीं, तथ्यों से ही हम लोग इनकी जानकारी जुटा पाए, लेकिन ये सब का जो तो लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा ना, ये सब का लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम लोग, 1070 1100 तक पहुँच जाते हैं। 1100 के बाद लगभग आपका 1400 में मुगल आ गए, है ना। 700-800 सालों से मुसलमानों का भी कब्जा इसमें काफ़ी रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग सुंग वंश को समझ में आ गया कि मौर्योत्तर, हाँ इसको मौर्योत्तर काल भी बोला जाता है। मौर्योत्तर काल क्यों बोला जाता है? मौर्य साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ है। समझ में आ रहा ना। मौर्योत्तर काल के बाद ही सुंग वंश आया है। जैसे ही मौर्य काल का पतन हुआ, आपको अभी बता ही दिए कि इनकी हत्या के बाद सुंग वंश के जो पुष्य मित्र थे उन्होंने अपना वो राजगद्दी पे बैठे और अपना, तो अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब कोशिश करते हैं कि ये हम पीछे वाला हिस्ट्री को आपको रिलेट करवा पाए। अब आपका जो पॉइंट है, आपका जो सिलेबस में है, पूरा हम लोग यहाँ पे डिटेल में सब दिए हुए हैं कि कैसे क्या करना है। कोशिश करते हैं कि इसको अगले वीडियो में बता देते हैं, है ना। ये पहले आपको हिस्ट्री समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और कोशिश करेंगे कि एक क्लास हम लोग और दें। इसके बाद जितना भी सारा क्लास होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन पे होगा, DMA एप्लीकेशन पे। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इतना आसान भाषा में समझाया जाएगा कि आपको जैसे ना कि हिस्ट्री को अच्छे तरीके से आप रिलेट कर पाइए, ऐसा ना लगे हिस्ट्री को बोरिंग होने नहीं देंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सुंग वंश के यूनिट में।